Please hold your thoughts, Santosh ji. We have to cut across to Aam Aadmi Party headquarters. Arvind Kejriwal is addressing. पंजाब वालियों तुसी कमाल कर दिता। We all love you पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था, आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला, तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने ये सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए। कितना रोज सुनते थे, ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए All right, so that was AAP Chief Arvind Kejriwal. And for the latest developments right now, let's cut across to Amrita Chaurasia. Amrita, over to you now. धन्यवाद कृति, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है, जो रुझान आ रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से। ये आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी 403 सीटें हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में। 262 पर भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त बनाए हुए हैं इन सीटों के साथ। और इसके बाद नंबर आता है समाजवादी पार्टी का 136 सीटों के साथ। बीएसपी 2 सीटों पर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस महज एक सीट पर इस वक्त दिख रही है रुझानों में, अदर्स के खाते में 2 सीट। तो ये उत्तर प्रदेश की ताजा स्थिति है। और इसके बाद वोट शेयर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 42.3% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है सूबे में। और उसके बाद नंबर आता है समाजवादी पार्टी का 31.6%। और उसके बाद
अदर्स 13.1%, बीएसपी 12.7% और इंडियन नेशनल कांग्रेस महज 2.3%। तो ये थी वोट शेयर की इस समय की ताजा स्थिति। एकदम लेटेस्ट अपडेट हम आप तक दिखा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब 117 विधानसभा सीटें यहां पर, और पंजाब की जो टक्कर थी बेहद दिलचस्प और कुछ करिश्मा होने की उम्मीद होती हुई इस बार दिख रही है। देख सकते हैं आप पंजाब की यह स्थिति है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 18 सीटों पर, बीजेपी 2 सीट पे है फिलहाल, शिरोमणि अकाली दल 4 सीटों पर, और आपने 92 सीट एक तरह से करिश्मा कर दिया है। हालांकि इसकी उम्मीद जताई जा रही थी, 92 सीट के साथ है और अदर्स के खाते में 1 सीट। तो ये पंजाब की स्थिति है, आप देख सकते हैं। और अगर हम वोट शेयर की बात करें सूबे में, पंजाब में, तो आप देख सकते हैं आपको सबसे ज्यादा वोट शेयर यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 42.4% आपके खाते में वोट शेयर है। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस 22.9% वोट शेयर के साथ। और उसके बाद आप देख सकते हैं शिरोमणि अकाली दल 18%, बीजेपी 6.5% और अदर्स के खाते में 10.2%। तो ये पंजाब की ताजा स्थिति है, कृति, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इसके बाद जिस सूबे की हम बात करेंगे वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देखिए इस समय की जो अपडेट है, ताजा स्थिति है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ रुझानों में चल रही है आगे। सबसे आगे इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 सीटों के साथ। आपका खाता नहीं खुला है यहां पर, देखिए जिस आपने पंजाब में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया उसका खाता यहां नहीं खुला। यहां बीएसपी को 2 सीटें हैं, अदर्स के खाते में 2 सीटें गई हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है अभी तक, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो रुझान है उसमें। और आइए वोट शेयर देख लेते हैं। वोट शेयर की ये तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा वोट शेयर 44.1%, और इसके साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 39.2% का वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके खाते में 3.5% का वोट शेयर है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में 4.6% का वोट शेयर, अदर्स के खाते में 8.6%। तो ये थी उत्तराखंड की स्थिति। और इसके बाद हम मणिपुर की बात करेंगे। मणिपुर में आप देख सकते हैं ये जो टैली आपको दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी 5 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 20 सीट, एनपीपी 5 सीट, एनपीएफ 5 सीट और अदर्स के खाते में 9 सीट। तो ये थी मणिपुर की स्थिति। और यहां के वोट शेयर की अगर हम बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी 37.5% के साथ, हालांकि वोट शेयर में सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 16.7% के साथ, एनपीपी 16.9% के साथ, एनपीएफ 10.5% के साथ और अदर्स के खाते में 18.4% का जो वोट शेयर है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगले राज्य का हम रुख करते हैं, सबसे छोटी विधानसभा गोवा, जहां पर 40 विधानसभा सीटें हैं, उसकी स्थिति आइए देख लेते हैं। अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं, ट्रेंड इस समय जो है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल यहां दिख रही है, 20 सीटें जाती हुई भारतीय जनता पार्टी के खाते में आप देख सकते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 11 सीटें, आपके खाते में 2 सीटें गई हैं, टीएमसी 0 पर है, खाता नहीं खुला है, अदर्स के खाते में 7 सीटें गई हैं। तो ये गोवा का अभी तक का जो लेटेस्ट रुझान है, ताजा रुझान। वोट शेयर पे आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी 33.4% के साथ सबसे ज्यादा वोट शेयर, हालांकि उसके बाद अदर्स के खाते में भी मिलजुल के 31.6% का जो है वो वोट शेयर गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में 23%, आपके खाते में 6.8% और टीएमसी 5.2%। तो आपने देखा ये है स्थिति गोवा की वोट शेयर के लिहाज से। 5 राज्यों का ये लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट रुझान हम आप तक पहुंचा रहे थे। ओवर टू यू कृति। Thank you so much for all those updates and all the developments. Manoj ji, we've spoken about the parties, we've spoken about the issues, the factors, we've also spoken about social engineering. But another important aspect that I'd like to touch upon is that of presidential elections. And now for the knowledge of our viewers, the Electoral College comprises of 776 MPs of both the houses and 4,120 MLAs of all the states and UTs. As far as the value of votes is concerned, Uttar Pradesh has the highest number of votes. मिश्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बस अब आने वाले हैं, आज के परिणाम के बाद किस तरह का इम्पैक्ट होगा? निश्चित रूप से ये पहले से ही
इसके बारे में लोग अनुमान लगा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नतीजे राष्ट्रपति के चुनाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे, चूँकि वहाँ सबसे ज़्यादा विधायकों की वोट की कीमत है। और अब मुझे लग रहा है कि भाजपा के लिए ये, या एनडीए के लिए कहिए, कि ज़्यादा आसान, एनडीए का तो बहुत ज़्यादा नहीं है, भाजपा का के लिए ही आसान ये होगा कि वो अपना राष्ट्रपति फिर से बनवा लेंगे। और अभी जो समीकरण बने हैं उसमें जैसे अभी ये भी लोग मान के ये चल रहे हैं, मतलब अभी बहुत आरंभिक बातचीत है, लेकिन खबरों में आई है कि पंजाब में फिर से अकाली दल के साथ इनके समझौते की भी बातचीत का एक ट्रेंड आया है। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं, इनके तमाम अलायंस अलग हो गए हैं, अब कम अलायंस बचे हैं एनडीए के। बावजूद इसके मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव अब ज़्यादा आसान भाजपा के लिए होगा। अगर उत्तर प्रदेश न जीतते तो ज़्यादा कठिन होता। अब इसलिए मुझे लग रहा है कि ये आसानी से चुनाव उनके लिए होगा। एमपीओ में बढ़त है ही ऑलरेडी, और राज्यों में भी जो चुनाव राष्ट्रपति के होने हैं उससे पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें इनकी अच्छी खासी बढ़त है। विनय जी से अगले गेस्ट के पास हम लोग जाएं उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव की चूंकि बात यहाँ पर हो रही है, और अगर मैं जो अभी अमृता चौरसिया ने डिटेल हमको बताई, जो आंकड़े बताए, जो रुझान बताए, उसके अनुसार 262 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी लीड कर रही है और समाजवादी पार्टी 136 सीटों पर। यानी अगर देखें तो थोड़ा उलटफेर कुछ सीटों पर हो रहा है। शाम तक जब चुनाव आयोग घोषित करेगा सारे परिणाम, तब स्थिति स्पष्ट तौर पर सामने आएगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 136 ये ठीक है, बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है, लेकिन पिछली बार 325 के आसपास आंकड़ा था, वो 262। देखिए, मुझे इस आंकड़े के बाद भी लगता है कि बहुत सेफ साइड पे है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में अगर निश्चित रूप से, जैसा भाई साहब ने बताया कि अगर हमारी स्थिति गड़बड़ होती तो चुनाव को लेकर के संशय होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन के हिसाब से राष्ट्रपति अगर चुनना चाहती है तो उसमें कोई किंतु परंतु होगा। एक मैं बात ऐड करूं सोशल इंजीनियरिंग पे। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग की बार बार हम बात करते हैं, चुनाव के बारे में बात करते हैं, गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग है क्या? जैसे मैं बताता हूं, भाजपा की जो सोशल इंजीनियरिंग अभी हुई है कि पहले क्या होता था कि सरकार में एससी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा? सोशल वेलफेयर और लेबर। एसटी को कौन सा मिलेगा मंत्रालय? एक ही मंत्रालय मिलता था, ट्राइबल मिनिस्ट्री मिलती थी। पहली बार आपको यह विश्वास हुआ है इस सरकार को के माध्यम से कि एससी है तो लेबर मिनिस्ट्री के अलावा भी सेंसिटिव मिनिस्ट्री संभाल सकता है, ट्राइबल्स है तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री के अलावा भी इसकी ये इसकी शख्सियत है। तो दर्जन के हिसाब से अलग अलग जिनको सेंसिटिव मंत्रालय आप मानते थे, उन सब मंत्रालयों में सब लोग गए हैं। यह भी सोशल इंजीनियरिंग है। दूसरा, डायरेक्ट बेनिफिट्स को सोशल इंजीनियरिंग मानेंगे ही ना। सीधे उस तबके तक पहुंचा जिसका 95 पैसा खा जाते थे लोग, उसका 100 पैसे का मैक्सिमम उन तक पहुंच रहा है। तीसरा, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, ट्राइबल्स और दलित के साथ इतिहासकारों ने बेईमानी की, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी काम किया है। उनके म्यूजियम्स बना रहे हैं ट्राइबल्स के, जो 1857 की पहले की भी क्रांतियां हुई हैं जिसमें कि दलित और ट्राइबल लीडर्स का बड़ा योगदान रहा है, उनको फिर से फोरफ्रंट पे लाया जा रहा है, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। यह भी सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। एक अंतिम बात कहता हूं, कांग्रेस की बात हम कहते हैं तो देखिए, कांग्रेस अभी जो कर रही है ना वो स्टंट है, और आज की पॉलिटिक्स जो खोज रही है वो सीरियस एंगेजमेंट खोज रही है। तो कांग्रेस रिवाइव हो सकती है, कोई पार्टी रिवाइव हो सकती है, मैं अभी एक कोई पार्टी बना लो भी रिवाइव हो सकती है, लेकिन आपको सीरियस एंगेजमेंट करना पड़ेगा। स्टंट करेंगे तो नहीं चलेगा। और मैं मानता हूं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अच्छा नारा था, लेकिन इसको कांग्रेस ने सीरियस एंगेजमेंट नहीं बनाया, कि स्टंट की तरह यूज किया, और उसका फेलियर आपके सामने है। All right, let me also introduce our guests who are also joining us through virtual platform. Mr. Roshan Lal Gaur, he's a senior journalist, and also joining us, Mr. R. Chand Singh, he's joining us from Manipur. Welcome to Sunset TV, gentlemen, and thank you so much for joining us. And Mr. Singh, coming to you first, the latest development that we are getting is that Manipur Chief Minister has won from his seat this election. Of course, this is again very historic because it is for the first time that the BJP is on the path of forming the government, first full-fledged government in a northeastern state of Manipur. How crucial is it? How do you read it? For BJP, these elections, 12 Manipur Legislative Assembly elections is very
easy elections. I hope so, because this is the year of the BJP. So people wanted BJP again in the government for another second time. And as per the report, so till 2:30 p.m. today afternoon, BJP has crossed 14 seats out of the announced 26 assembly constituency in Manipur. And among them, our chief minister has also won from his traditional assembly constituency. And other parties like Indian National Congress has able to manage only 3 seats, and other parties like NPP has lost its ground this time. NPP and INC. NPP's deputy chief minister, Manipur chief minister, and former NPP candidate. Yes. NPP candidate from Uripok, Y. Joy Kumar, has lost these elections. And the Congress chief has also lost these elections. So this will be, very big performance for the BJP in Manipur. And by evening, the result will come out. So we are expecting that the BJP will cross the magic number 31 and will form the independent BJP only government. Right. First time in Manipur. Mr. Singh, you were very interested in Manipur. Let's talk about Manipur to you. Now, we are seeing these outcomes. Of course, we are waiting for the final figures. But how would this number impact the politics in Northeast? Because we understand that Meghalaya, Nagaland and also Tripura would soon go to polls. This won't just affect the politics in Northeast. But again, this Manipur is a border state and it was a sensitive state. You just remember 10 years down the line, 10 years ago, when we talk about Manipur, what was the first thing? It's a disturbed state, it's a state of insurgency. But what we have seen in the last 5 years, that not a single news of any disturbance. So it was a stable government. The law and order was good. And again, Biren Singh, he implemented the central government schemes in a full-fledged way. It was Jal Se Nal or Ayushman Bharat Yojana. He implemented everything. And he was having his own flagship programs. Like he experimented on government schools, on 60 government schools, and he was able to get more 25% admissions in the government schools. So he was very innovative. He was very creative, and the first and foremost thing for which he can be appreciated, that he was CM of Manipur, the same state which was known for different negative things. And the face of Biren Singh has improved the image of Manipur across India. Right. And I can say that it is a stable state now. Good governance is there, law and order is there, the central government schemes, what people call double engine ki sarkar, they are working on its full throttle. So it's I think you can appreciate the Manipur CM for that. And I think the people have appreciated them, and that's why he have got this kind of mandate. जी बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन जी, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर का जिस तरह का जनादेश उभरता हुआ सामने आ रहा है, उसमें भी बीजेपी को साफ तौर पे बढ़त दिखाई हमें दे रही है, और ऐसा लगता है कि बीजेपी वहां भी आसानी के साथ अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक बड़ा सवाल जो वहां की सियासत है, उसको लेकर मैं समझना चाहता हूं आपसे कि एक दौर था, अगर करीब 2 दशक पहले की मैं बात करूं तो वहां पर कांग्रेस का ही दबदबा रहता था, लेकिन एक एक करके कांग्रेस अपने राज लूज करती गई नॉर्थ ईस्ट में, और आज लगभग पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का शासन है। इस बदलाव की राजनीति की वजह क्या रही, क्या फैक्टर्स रहे? बिल्कुल, और मनोज जी एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी, गौड़ साहब आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट खास तौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे डबल इंजन की सरकार, जैसा कि मनोज जी ने कहा, मणिपुर में भी हम वही देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी वही देख रहे हैं, उत्तराखंड में भी वही देख रहे हैं। तो इस तरह से आप कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं इस राजनीति को?
देखिए, जो मनोज जी ने सवाल पूछा कि मणिपुर को लेकर आपके जो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के बारे में, देखिए जो 10 साल पहले या 15 साल पहले हम देखते थे कि वहां पे कांग्रेस का शासन जरूर था, लेकिन वहां व्यक्तिवादी शासन था। यानी जो एक व्यक्ति होता था वो पूरी की पूरी पार्टी कांग्रेस में लेके जाता था या दूसरे दलों में लेके जाता था और उसकी सरकार बनती थी। तो वहां जो एक विघटन की राजनीति थी, लेकिन हमने पिछले कह सकते हैं 5 साल 7 साल पहले जो हमने देखा कि एक स्टेबिलिटी की सरकार वहां पे आई, स्टेबल वहां पे पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, उसका वहां पे असर दिखा। और आप एक एक करके देखिए, चाहे आप असम में देखिए, आप मणिपुर में देखिए, अभी आपने मेघालय की चर्चा की, आपने अरुणाचल की आप चर्चा की, जो अरुणाचल में हर 6 महीने में साल भर में सरकारें बदलती थी। तो ये स्टेबिलिटी इसलिए आई कि हाँ, दिल्ली में जो सरकार है वो स्थायित्व की सरकार है और वो बार बार आपसे कह रही है कि हम आपको स्थायित्व सरकार देंगे, आपको हम डेवलपमेंट देंगे। और देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभियान चलाया था कि जो भी स्कीमें होंगी उसका 10% नॉर्थ ईस्ट को जाएगा, और वो बार बार कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट जो अभी एक गैप था, जो अपने आप को ऐसा समझते थे कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदुस्तान के बाकी हिस्से से अपने आप को जोड़ा है, और उसका ही प्रतिफल है कि कोई सरकार दूसरी बार नॉर्थ ईस्ट में आ रही है और धीरे धीरे बीजेपी के वहां पे जो रूट है वो गहरे होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्थायित्व यहाँ पे सबसे बड़ा कारण रहा है। और दूसरा जो वहां पे यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं उसका ये वहां पे दूसरा कारण है। जो आपने बाकी राज्यों के बारे में बात की है कि डबल इंजन की सरकार, आप देखिए उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पहले इन्हीं 2 स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो एक ट्रेंड था कि एक साल बीजेपी सरकार होती थी और एक बार दूसरी सरकार होती थी किसी और पार्टी की, और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार होती थी। तो यहाँ पे बीजेपी ने जिस तरह से मजबूती से अपने आप को पेश किया और बताया कि हम आपको विकास देंगे, और उन्होंने विकास जो करके दिखाया था उस मॉडल को उन्होंने पब्लिक के सामने लेके गए और पब्लिक ने उन पर विश्वास जताया है। उत्तर प्रदेश में जो वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, जो महिलाएं या आम आदमी भी घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, जैसे सूरज ढलता था उनको बड़ा डर रहता था कि अगर हम घर से बाहर निकल गए तो पता नहीं हम घर पहुंच पाएंगे नहीं, अगर हम स्कूटर लेके मोटरसाइकिल लेके चलते थे कोई रास्ते में छीन ले, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वहां पे। जो माफियाओं का राज चल रहा था, तो अभी बड़े पॉपुलर हो गए हैं योगी जी, वो कहते हैं कि ये बुलडोजर बाबा के नाम से। तो वो बुलडोजर बाबा एक सिंबॉलिक है कि हमको एक स्थायित्व की सरकार और एक ऐसी सरकार चाहिए जिसका कानून व्यवस्था बना सके, जिनमें जो गुंडे हैं, जो वहां पे असामाजिक तत्व है, उनके बीच में डर का माहौल पैदा हो, और वो जनता ने साफ साफ दिखाया है। तो सीटों की आपने बात की कि शायद उसमें कुछ सीटें कम हो सकती है, जो 300 सीट पिछली बार थी वो 260 या 270 के बीच में रहेंगी। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है कि कोई सरकार दूसरी बार आ रही है, लगातार करीबन 35 साल हो गए, 35 साल में ये पहली बार है कि दूसरी बार कोई कंटिन्यू कोई सरकार अगर सत्ता में आएगी तो इसलिए सीटें कम होना इसमें अचरज करने वाली बात नहीं है। सरकार दूसरी बार सत्ता में आ रही है, ये बड़ी बात है, और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि जो उन्होंने नेताओं के चेहरे पेश किए कि सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में उन्होंने योगी आदित्यनाथ, तो इन 2 चेहरों के नाम पे चुनाव लड़ा और लोगों ने उन पर विश्वास जताया, और उस विश्वास का प्रतिफल है कि आज वो दोबारा सरकार में आ रही है। बिल्कुल, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल गौर साहब, उसका नतीजा हम देख भी रहे हैं। लेकिन अब आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता नवविक्रम सिंह के पास। नवविक्रम, आपने लंबे समय से उत्तर प्रदेश के चुनाव कवर किए हैं, लगभग 10 साल हैं जो मेरी स्मृति में है, जो आपने सारे चुनाव देखे हैं उत्तर प्रदेश के। ये समझना चाहूंगी कि हम बात तो कर रहे हैं बीजेपी के परफॉर्मेंस की, फैक्टर्स की, किस तरह से डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी या फिर मुख्यमंत्री योगी, लेकिन इसके अलावा बात हम दूसरी पार्टीज की बात करें। अभी जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, SP 135, BSP 1 और कांग्रेस 2, ऐसे में क्या भविष्य है बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनका उत्तर प्रदेश में? प्रीति, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम राजनीतिक पार्टियों के भविष्य की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न था ये चुनाव। क्योंकि हम पिछले अगर बीते चुनावों की बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अकेले नहीं थे। मुलायम सिंह यादव, जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उसमें मुलायम सिंह यादव या फिर उससे पहले शिवपाल यादव, लेकिन ये ऐसा चुनाव था जो कि
जो अखिलेश यादव है उनके लिए एक तरह से चुनौती भी थी और ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था। वहीं मायावती के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं ये शांत थी मायावती और उन्होंने उस तरीके से अपना प्रचार भी नहीं किया, लेकिन मायावती और यानी बीएसपी को ये उम्मीद थी कि वो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन मायावती अब वो किंग मेकर की भूमिका में नहीं है। अब सोचिए 4 बार की मुख्यमंत्री और यही हाल समाजवादी पार्टी का, जो एक लंबे समय तक सत्ता में रहे, करीब 90 के दशक से ये पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम स्थान रखती थी, लेकिन इस चुनाव के बाद अब कहीं ना कहीं वो जो किला था, जहां पर ओबीसी वोट, जहां पर दलित वोट, ये जो जातिगत समीकरण थे, उन समीकरणों को ध्वस्त कर दिया गया है इस चुनाव में। और इस चुनाव में सीधा सा जो एक मुद्दा था वो गुड गवर्नेंस था, कानून व्यवस्था थी, जैसा कि अभी हमारे पहले भी मेहमान बता रहे थे। लेकिन वही प्रियंका गांधी वाड्रा जो काफ़ी समय से कोशिश कर रही थी, लखनऊ उनका आना जाना हुआ, उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में उनका दौरा हुआ, लेकिन वो भी एक तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया कि अभी कांग्रेस की ज़मीन उतनी मजबूत नहीं है कि वहाँ पर उन पर भरोसा किया जा सके। तो इस तरीके से जो ये जो मुख्य पार्टियां हैं उनकी सियासी जो ज़मीन है वो दरकती नज़र आ रही है। इसके अलावा और जो अपना दल के अलावा जो अपना दल अलायंस में था, लेकिन आरएलडी का अगर कृति हम देखें तो आरएलडी एनडीए के साथ जब रही है तो अलायंस में तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की है, लेकिन जब एनडीए से बाहर रही है, चाहे वो 2019 का इलेक्शन हो, उससे पहले उतनी परफॉर्मेंस उसकी बेहतर नहीं रही है। और छोटे दल जो महान दल या फिर कई और ऐसी पार्टियां हैं, राजभर जी की पार्टी है, सुहेल देव समाज पार्टी, इन सभी पार्टियां जो जातिगत आधार पर अपना वोट मानती हैं, उन सभी पार्टियों का भविष्य भी अब इस चुनाव के बाद खतरे में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो गुड गवर्नेंस है, जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर ही चुनाव होगा, ये इस ओर इशारा करते हैं। साथ ही कृति एक और आपको अहम जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि एक बेहद खास सीट है कासगंज। मैं खुद उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं और पिछले कई दशक खुशी आपके चेहरे पर नजर आ रही है। की वहां जिस पार्टी का विधायक वहां जीतता है उसी की सरकार बनती है, लेकिन अभी हम करीब 12 से 1 बजे तक जो चरण थे उसमें समाजवादी पार्टी थी, लेकिन अब करीब 22 चरणों के बाद एक बड़ी बढ़त वहां पर भी बीजेपी ने बना ली है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कासगंज जो सीट है वहां पर हमेशा वो प्रत्याशी जीतता है जिसकी प्रदेश में सरकार होती है जिस पार्टी की, लेकिन वहां पर भी अब बीजेपी आगे है। तो लोगों का मानना है, क्योंकि ये सियासी गलियारे में उत्तर प्रदेश में उसे बड़ा अहम माना जाता है, राजनीतिक पंडित उस सीट को बड़ा अहम मानते हैं। तो इस तरीके से ये इशारा है कि अब जनादेश पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ है और तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार जो हम कहते आए थे कि कहीं ना कहीं ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है उत्तर प्रदेश में। संतोष जी, आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि अब सारी बातें जो हैं वो गुड गवर्नेंस पर आधारित हैं, लेकिन अगर हम दूसरे चैलेंजर की बात करें, समाजवादी पार्टी 135 सीटें तकरीबन फिलहाल के जो हमारे पास फिगर्स हैं, और अगर हम वोट शेयर की बात करें तो 30% से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक यही कंसोलेशन प्राइज रह गया है समाजवादी पार्टी के पास कि जो वोट शेयर है वो पिछले चुनाव से ज़्यादा बेहतर है इस बार। देखिए, अगर अखिलेश यादव जब से युवा नेतृत्व सपा का आया, अगर उसको देखें तो लगभग ये तीसरी हार होगी उनकी कंटिन्यूटी में। अगर हम देखें इस चीज़ को तो निश्चित तौर से इस चुनाव में जो उनके नंबर्स बढ़े हैं तो एक कह सकते हैं कि उनके लिए कंसोलेशन वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से सिनारियो बदल रहा है, जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग बदल रही है, जिसका जिक्र बार बार अभी यहाँ पे चर्चा में बात आई और कुछ बात अधूरी रह गई थी, चाहे वो सपा जैसी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर दिन में गॉगल्स लगा के आप घूम रहे हैं तो आपको धूप में ही अंधेरा रात दिखने लगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आपने गॉगल्स लगा रखा है इस वक्त, आपको धूप वो दिन ही है, वो रात नहीं है। लेकिन ये पार्टियां मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि जिस समय कोविड काल चल रहा था, बीजेपी यूपी में खास तौर से ऑनलाइन क्लास लेने के बाद, होमवर्क करने के बाद रिवीजन कर रही थी, उस समय अखिलेश यादव ऑनलाइन क्लास लेने आए थे
जो अगर आप पूरी चुनाव के पूरे घटनाक्रम को देखें तो आपको लगेगा कि ये पार्टियां तब एक्टिव हुई थी जब चुनाव दिखने लगा था, जबकि बीजेपी इससे पहले एक्टिव थी। बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा जो है वो इतना स्ट्रांग है। इवन जब वर्चुअल रैली की बात आई, वर्चुअल सिस्टम की बात आई, बीजेपी के पास आज भी जो उसका अपना कार्डर सिस्टम है जो जमीन पे है, उसके अलावा बीजेपी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कार्डर उतना ही अलग तरीके से बनाया हुआ है बीजेपी ने। तो बीजेपी कहीं रणनीति में और सोच में आगे चलती रही। ये बात सपा या बसपा या बाकी लोग समझ नहीं पाए। रही बात की एक जो मेजर शिफ्ट अभी सोशल इंजीनियरिंग की बार बार जो बात हुई है, उसमें एक चीज जो दिख रही है कि लगभग 7 से 8% वोट जो बसपा का वोट माना जाता था, जो खासतौर से जो उनका जो जाटव वाला वोट था, उसमें से इस चुनाव में दिख रहा है कि वो 7 से 8% वोट लाभ के नाम पे, स्कीम्स के नाम पे मैं कह रहा हूं, वो शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ इस बार के चुनाव में। एक मेजर शिफ्ट मुझे जो दिख रहा है इस चुनाव में वो ये है, क्योंकि लाभ की स्कीम्स का फायदा उस वर्ग को मिल रहा है और इन वर्ग ने जो है इस बार बीजेपी को वोट दिया है। वेस्टर्न यूपी वाले में जो है समीकरण की जो बात हो रही थी कि आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है, आरएलडी वाले में जहां आरएलडी के जो जाट कैंडिडेट थे वहां तो वोट दिया, लेकिन 2013 एक चीज मैं बार बार पहले ही बोलता रहा हूं, लोग कहते थे कि नहीं पश्चिम यूपी में इस बार जो है जाट बीजेपी के खिलाफ जाएगा। आप अगर याद करिए 2017 के चुनाव में हमारे बहुत सारे पत्रकार जो उधर गए थे फर्स्ट फेज सेकंड फेज में दौरा करने के लिए, इस बार भी गए थे, उनका ये कहना था कि बॉस बीजेपी को इस बार तो वोट जाट नहीं देने वाला, इस बार तो और कहा कि नहीं फार्मर एजिटेशन है, बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला। लेकिन पिछले चुनाव का भी नतीजा आप देख लीजिए, जो आंकड़े हैं 71 वहां सीटें थी पश्चिम यूपी में, जिसमें से 52 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी सीटों का आंकड़ा मुझे लगता है शायद ज्यादा ही है पश्चिम यूपी में, जो बीजेपी की जीत का जो रेशियो है वो ज्यादा है जी। जहां जहां मुस्लिम कैंडिडेट रहा इन आरएलडी और सपा गठबंधन का, वहां शायद वोट नहीं मिला है, क्योंकि 2013 को जो मुजफ्फरनगर दंगे थे, जिस समय जो चीजें वहां हुई थी, उस चीज को नहीं भूला गया है, चाहे वो फार्मर एजिटेशन हो या बाकी चीजें। जी जी बिल्कुल जी। रोशन जी, एक बड़ा मुद्दा जो उभर के आता है हर चुनाव में, डबल इंजन की सरकार। अगर ये रुझान जो उभर के आ रहे हैं 5 राज्यों के, इसमें से अगर 4 राज्यों की मैं बात करूं, मणिपुर की, गोवा की, उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की, यहां पर बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार उसको बड़ा मुद्दा बनाया। क्या ये जनता को अब स्वीकार हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार होती है तो लाभ ज्यादा होता है? क्योंकि दिल्ली से भी पैसा आता है, वो भी नीचे तक पहुंच। लोगों के मन में आत्मविश्वास जागना और जगाना दोनों जरूरी है। उनको लगता है कि जो सरकार राज्य में है, अगर उसी की ही पार्टी की सरकार केंद्र में होगी तो उनमें एक समन्वय होगा, एक संतुलन होगा और वो विकास कर पाएंगे। क्योंकि हमने पिछले इतिहास में कई बार ऐसा देखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में तनातनी रहती थी, बहुत झगड़े होते थे और फिर उसमें ये इशू आते थे कि राज्य के जो स्कीमें हैं उनको केंद्र पैसा नहीं दे रहा है और मुख्यमंत्री बार बार प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते थे। तो ये डबल इंजन का मतलब हुआ कि जो आपके मुख्यमंत्री की उसे यहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री ने तुरंत स्वीकार कर लिया और जो उन्होंने उद्घाटन किया, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया, उसका ही उद्घाटन करने प्रधानमंत्री को बुलाते थे। तो ये हमने उदाहरण देखे और खासकर इस जो 7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हमने। जी जी। मनोज जी, डबल इंजन की सरकार बड़ा एक मुद्दा उभर के आता है और मैं इसलिए से समझना चाहता हूं कि जनता क्या इस बात को स्वीकार कर रही है कि दिल्ली से भी पैसा जाता है या योजना जाती है, उसको उसका लाभ मिलता है, प्रदेश सरकार जो काम कर रही है उसका भी एक समन्वय के साथ काम होता है, जिस तरफ रोशन जी भी इशारा कर रहे हैं। क्या इस तथ्य को आप स्वीकार करेंगे कि इस तथ्य ने बड़ा असर डाला इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में? निश्चित रूप से। असल में पहले ये होता था कि भाई कह दिया गया कि साहब मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, पैसा ही नहीं आ रहा है, या ये योजना जैसे हम दिल्ली में देखते हैं कि साहब ये तो केंद्र सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही है, या उन्होंने कह दिया केंद्र सरकार का है तो जी हमें राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो ये अभी कई कार्यक्रमों में भी ये दिखा कि निश्चित रूप से उसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही टेन्योर में हुआ और उसका आम आदमी तक भी असर पड़ा। तीसरा जो हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा देश एकदम साक्षर हो गया और रामराज आ गया, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ी है पहले से। अपने हक के लिए लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हुए हैं। सोशल मीडिया, आपके हमारे ये टेलीविज़न चैनल, रेडियो, मोबाइल,
इन सब का प्रसार ज़्यादा हुआ है, तो लोगों को ये बातें आसानी से समझ में आ गई है कि गांव की सड़क बनानी है तो उसके लिए 2 योजनाएं हैं, एक तो राज्य सरकार भी बनाती है और एक केंद्र सरकार भी बनाती है। अगर दोनों मिल जाएं तो ज़्यादा बढ़िया से बन जाएगा। फलाने स्कूल जो है वो इतने स्तर का स्कूल तो राज्य सरकार बनाती है और ये बनाने के लिए अगर केंद्र सरकार तैयार हो जाए तो आसानी से हो जाए। पहले ये तमाम तरह के आरोप लगते थे कि वो बनाना तो केंद्र सरकार चाहती है इंस्टीट्यूट, लेकिन वो जमीन राज्य सरकार की है, वो दे नहीं रही है। तो इस तरह की तमाम जो ओवरलैपिंग और एक दूसरे पर टाल मटोल और काम न करने के जो बहाने थे, वो इस डबल इंजन की सरकार जिसको कह रहे हैं, मैंने राज्य और केंद्र में दोनों एक, इससे काफ़ी हद तक दूर हुई है। एक बात मैं और जो पहले कह रहा हूँ कि जैसे बीएसपी के वोट घटे, जो उनके तय वोट माने जाते थे कि उनको मिलेंगे, उसमें से एक हिस्सा तो बीजेपी के पास आता था जो गैर जाटो वोट का था, वो लोग मान रहे थे। और ये लेकिन जो दूसरा चीज़ सपा के लिए हुआ, जो फायदे का हुआ, जो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब सपा और बिरादरी में जो जाति का, जैसा भी नहीं कह रहे थे, वो बहुत बैरियर तोड़ नहीं पाए। इसका मतलब है कि जो एक वर्ग जो भाजपा को वोट नहीं करता था, वो एन ब्लॉक वो सपा बसपा में बंटता था, वो नहीं बटा, तो वो सारा वोट सपा को जाना चाहिए। और वो सपा को जाता तो ये फिगर 134-32 नहीं होती, बिल्कुल, ये तो 200 के करीब होती। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सपा वो जो बाकी कास्टों को भी, जो उस तथाकथित 2-3 कास्ट में नाम नहीं लेना चाहता, कि उनके अतिरिक्त जो जोड़ वो नहीं जोड़ पाई, वो वोट भाजपा को मिल गए, चाहे वो महिलाओं के कार्यक्रमों के चलते या जो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को दिए गए उसके चलते। और बसपा का वोट कम होना, ये मुझे लग रहा है कि वो एक अलग तरह की राजनीति का उत्तर प्रदेश में संकेत है, चूँकि पिछले 3 दशक से, 2.5 दशक से तो हम ही देख रहे हैं कि 2.5 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा सबसे अहम बिंदु, हर तरह से पिलर बनी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ इस बार, वो ढंग से कंपेयर नहीं कर पाए या लोगों को समझा नहीं पाए। इस बार वो एकदम हाशिए पर है, और जैसा कांग्रेस एकदम मुझे लग रहा है कि इतिहास में नाम अपना दर्ज कराने के लिए आतुर है, उसी तरह इस बार बसपा भी उसी दिशा में। बिल्कुल, तो हमें देखना होगा कि ये जो संकेत हैं वो किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को शेप करते हैं। लेकिन मनोज जी, we've spoken about Manipur, we've spoken about Uttar Pradesh, we've spoken about Uttarakhand and Punjab. Let's not forget Goa. Mr. Singh, coming to you. Yesterday I was reading in the newspaper that resort politics is back. All the MLAs of the Congress were in a resort. They said they were celebrating a birthday party of their opposition leader. Now they can continue celebrating because the BJP has already gone and has decided to stake claim for forming the government. What is it like in Goa now? BJP has got 19 seats, 3 independent MLAs. So easily they are going to form the government. So again I say that, look, like Santosh ji said, that BJP is active all the time. Either you take the issue of governance or you take the party. As a party also they are active 365-24/7. As a government also they are active 24/7. And we were talking about the double engine ki sarkar. So let me make an example. So take one scheme like the Pradhan Mantri Awas Yojana. So the state governments are the implementing partner in the Pradhan Mantri Awas Yojana. But the Prime Minister office, they are taking a progress report on every monthly basis, that yes, what is the progress report of the states. And give you a second example. Congress is ruling Rajasthan, they are also in Chhattisgarh, so they have a conflict. So the Rajasthan Power Generation Corporation, they have a mines in Chhattisgarh, and the Chhattisgarh government, they are not giving clearance. So both are Congress governments and they are in conflict, and this issue is for the last 2 years. Yes, it hasn't been resolved. So at one side you see a government or a party which is active 24/7, which is trying to remove the hurdles, which is trying to remove the blockades of development, and there is a party which are fighting on such petty issues. What is the problem if you give clearance for the mining to Rajasthan government? जी जी, लेकिन विनय जी, अगर मैं छोटे राज्यों की बात करूं, बात अगर गोवा की जाए या मणिपुर की या उत्तराखंड की, इस बार एक चीज और देखने को मिली है, या उत्तर प्रदेश की, जो दल बदल देखने को मिला है कि
5 साल कांग्रेस में रहे लेकिन रातों रात बीजेपी में चले गए। इस राजनीति को पहले भी होता था। मैं बड़ा सुंदर उसका बताता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से इतर मैं बताता हूं जी। हरिद्वार में एक साधु मिले कभी, तो उन्होंने बोला कि मैं पहले बोल दूं कि साधु और नेता एक तरह की जाति है, इसलिए कि साधु जी ने मुझे बताया, हरिद्वार में मिले, बड़े सिद्ध थे, कहा कि देखो साधु 3 तरह से होते हैं, एक पेट से होते हैं, एक चोट से होते हैं, और तीसरा चपेट से होते हैं। तो बहुत सारे नेता भी पेट से होते हैं। कोई पेट से कांग्रेसी है, कांग्रेस छोड़ के कुछ कर नहीं सकता, कोई पेट से राष्ट्रवादी है, भाजपा छोड़ के नहीं है, कोई पेट से ही समाजवादी है, जन्म हुआ समाजवादी, मरेगा भी समाजवादी है। कोई चोट से आ गया कि दूसरी पार्टी में चोट लगी, इधर आ गए, इस पार्टी में चोट लगी, उधर चले गए, कुछ लोग चपेट में आ जाते हैं। तो ये सारी पार्टियों पर लागू होता है। साधु भी पेट से, चोट से, चपेट से, और नेता भी पेट से, चोट से, चपेट से है। तो ये दल बदल समझने में सुविधा हो जाएगी अगर इन 3 कैटेगरीज को हम जान लेंगे तो। जी चलिए। जी बिल्कुल, लेकिन हम गोवा की बात कर रहे हैं। संतोष जी, आपसे समझना चाहूंगी, बात हम हर प्रदेश में यही कर रहे हैं कि डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गोवा की बात करें तो गोवा में ये प्रॉमिस किया गया है कि $50 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट और रेस्टोरेशन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। आपको लगता है ये जो भरोसा दिया है बीजेपी सरकार ने, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था गोवा में? संतोष जी, इसका जवाब दे, इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं कि मनोहर पार्रिकर गुजरात की राजनीति में भाजपा का एक बड़ा चेहरा रहे। सुशासन की राजनीति की दृष्टि से या ईमानदार एक राजनेता की दृष्टि से एक बड़ा चेहरा वहां पर रहे। क्या अंतर, जो कृति सवाल कर रही हैं, क्या पार्टी जो भाजपा है उसने एज ए पार्टी अपना वो जो उसका जो भी उसके फैसले थे, जो भी उसके निर्णय थे, उसके चलते ये जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सामने उभर के आ रहे हैं? देखिए, छोटे स्टेट जितने भी हैं, मैं उसमें ये कहता हूँ कि उसमें जब चुनाव होते हैं ना, तो उसको आप 2020 का मैच मानिए। कई बार लास्ट बॉल पे छक्का लग जाता है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे इस रिजल्ट की बात, अभी जो मैं चुनाव आयोग के आंकड़े देख रहा हूँ, लगभग बीजेपी 20 सीटों पर लीड कर रही है। 40 में अगर 20 है, लगभग बहुमत के पास आ गई है बीजेपी, अपने बूते सरकार बना रही है। गोवा हमेशा से एक स्टेबिलिटी वहाँ नहीं रही है। मनोहर पार्रिकर ने जब चीज़ें संभाली तो गोवा में उन्होंने एक स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से रखा, और उनकी मिसाल, उनकी ईमानदारी, उनके कामकाज के तरीके, वो निश्चित तौर से बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ें रहीं। और बीजेपी ने भी मनोहर पार्रिकर को बहुत आगे तक लेके, जैसे डिफेंस मिनिस्टर भी थे, और फिर जो भी सम्मान है उनको अभी पद्मा अवार्ड में भी उनको दिया बीजेपी ने। लेकिन जो स्थानीय परिस्थिति है उसके आधार पर अगर देखेंगे गोवा जैसे स्टेट को, तो गोवा में अभी रिसेंटली पीएम ने कुछ संवाद किए थे वहाँ के लोगों से, चाहे कोविड वाला मामला हो, चाहे वो टूरिज्म वाला मामला हो। गोवा को लेकर के एक विजन है जिसको पीएम खासतौर से बार बार रख रहे हैं। और जो कृति सवाल कर रही थी, जो मुद्दे बता रही हैं आप जी, निश्चित तौर से जो विकास की बात होती है, पीएम मोदी और अमित शाह की जो कार्यशैली है, जो डबल इंजन वाली बात हो रही है, सब चीजों में जो चीजों को आगे बढ़ाते हैं, उसमें एक जो मेजर चीज है वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चाहे वो स्कीम्स हो, चाहे एक जो अवेयरनेस की बात आई, एक जो बहुत मेजर चीज जो स्कीम को डिलीवर करने का या किसी वादे को डिलीवर करने का जो पीएम का मैकेनिज्म है, अमित शाह जी का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म ये है कि वो उन्होंने आपस में ही कंपटीशन कर दिया स्टेट्स के साथ, प्रतिस्पर्धा कर दिया कि भैया आप इसको, आपको कौन इसको पहले कर पाता है उसको हम आगे रखेंगे। तो इस प्रतिस्पर्धा से डबल इंजन का फायदा यह होता है कि जो अपने स्टेट्स हैं, जैसे अगर मान लीजिए बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जो हैं, वहां आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से, अवेयरनेस से बाकी जो स्टेट्स हैं, अदर रूलिंग पार्टीज हैं अदर स्टेट्स में, जैसे अब आंध्रा है, तेलंगाना है, या जो अदर स्टेट्स हैं, वहां भी आप देखेंगे तो पीएम के इस मैकेनिज्म से, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से चीजें आसान होती जा रही है और डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग हुआ है। Absolutely, I think you're making a fantastic point that there's accountability and there's also competitive federalism. But since we're talking about Goa, मिश्रा जी आपसे समझना चाहूंगी, मुझे याद है इस बार जब फर्स्ट पार्ट था बजट सेशन का और प्रेसिडेंट्स एड्रेस पर प्रधानमंत्री का रिप्लाई था राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि गोवा जानबूझकर कांग्रेस ने जो पोर्चुगीज शासन था लंबे समय तक उसको लटकाए रखा, और ये बहुत बड़ी जो हिस्टोरिकल गलती रही है, इसको लगातार बीजेपी ने भी दोहराया। आपको लगता है वो भी एक फैक्टर था? एक फैक्टर जरूर था, क्योंकि ये मन में हम लोग उस समय नहीं थे, लेकिन हमारे मन में भी एक कसक थी कि देश 47 में आज़ाद हुआ और एक छोटा सा गोवा राज्य
गुलाम रहा उसके बाद 15 साल तक, तो हमने उसको क्यों छोड़ दिया? अब उसके कारण उस समय की स्थितियां क्या रही होंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या समझौते हुए होंगे, उसमें देश ने कितना, नेहरू जी ने या बाकी लोगों ने क्या किया, ये उस समय हम लोग बहुत थे नहीं। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो एक मन में ये कसक तो है ही कि बाकी देश 47 में आज़ाद हो गया, उसे हमने क्यों छोड़ दिया। और वो भी कोई उत्तर प्रदेश या कोई बंगाल या इस तरह का बड़ा राज्य नहीं होता। तो अब जैसे हम लोगों को याद है कि भंग किया था तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने, और भारत के लोगों ने उसको, जैसे कबड्डी के खेल में हर्दी गर्दी कहते हैं, बुलवा दिया और वापस करना पड़ा उनको अपना फैसला। एक छोटा सा गोवा राज्य अपने बरसों तक ये रहा, तो ये एक छोटा सा मुद्दा होगा। लेकिन इस बार बड़ा मुद्दा जो था वो ये था कि सरकार भाजपा ने ढंग से चलाई। मनोहर पारीकर जी के न रहने के बाद भी, एक तो मनोहर पारीकर जी के चलते ही सरकार बन पाई थी, उसमें भाजपा के और नेताओं का योगदान रहा, चूँकि सबसे बड़ी पार्टी तब कांग्रेस थी। और लेकिन मनोहर पारीकर जी के न रहने के बाद भी जो उसके बाद उनके उत्तराधिकारी प्रमोद जी को बनाया गया, उन्होंने भी ढंग से सरकार चलाई। और जैसा हम बाकी राज्यों में देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का उन्होंने ढंग से वहाँ लागू कराया, इसका लाभ उसे मिला। और मुझे लग रहा है इस बार वो योजना ही धरी रह गई कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को जो जी विनय जी, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया, मनोहर पारीकर जी का वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन एक समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति गोवा में मनोहर पारीकर जी के चेहरे पे चलती थी। उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो ईमानदारी की छवि थी, उसी पे चलती थी। और ऐसा लगता था मनोहर पारीकर जी नहीं रहेंगे तो पता नहीं पार्टी का वहाँ क्या होगा। ये बात मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि आज मनोहर पारीकर जी नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अगर 20 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई गोवा में दिख रही है, तो क्या गोवा की जनता भाजपा की जो नीतियां हैं या जो कार्यक्रम है केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के, या गोवा सरकार के रहे 5 साल बीजेपी की सरकार रही, उसके आधार को स्वीकार करती हुई दिख रही है? बिल्कुल 100% यही हुआ है। मनोहर पर्रिकर जी नहीं रहे, लेकिन आगे जो सरकार चली उन्हीं के पदचिन्हों पे चली। तो अभी गुड गवर्नेंस इंडेक्स अगर आप देखेंगे 2020-21 का, तो गोवा की रैंकिंग अच्छी है सारे कैटेगरीज में। 3rd है, हेल्थ सेक्टर में 3रा है महाराष्ट्र और केरला के बाद। कई सेक्टर्स में क्लाइमेट चेंज में अच्छा काम किया है गोवा ने, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स में किसी किसी सेक्टर में नंबर 1 रहा है गुड गवर्नेंस के इंडेक्स में गोवा। दूसरा देखिए, व्यक्ति चला जाता है, शरीर है, कभी ना कभी छोड़ना है, लेकिन उसकी छवि रह जाती है। एक जो मिथ था, मैं बार बार मिथकों का टूटना बड़ी बात ये होती है राजनीति में। तो मनोहर पर जैसे अभी कई मिथक टूटे हैं योगी आदित्यनाथ के इमरजेंस से, या नरेंद्र मोदी जी के भारतीय राजनीति में इमरजेंस से कई मिथक टूटे, उसी तरीके से मनोहर पर्रिकर जी के गोवा में इमरजेंस से कई मिथक टूटे। एक तो मिथक यह था कि जो बीजेपी को एक तबका वोट नहीं करता है, क्रिश्चियंस वहां वोट नहीं करते हैं, क्रिश्चियंस वोट करते थे उनको, और उनकी पर्सनालिटी जो थी वो कास्ट क्रीड को सुपरसीड कर गई बिल्कुल गोवा में। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक ट्रेडमार्क एक पैरामीटर सेट किया था, उस पैरामीटर को मीट करना किसी भी अगले सीएम के लिए कठिन था, लेकिन उसको मीट करने का मैक्सिमम प्रयास अभी के सीएम ने किया है। और हमको लगता है ये उसी का प्रतिफल है, उसी का परिणाम है। आप सीएम की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रहा है मनोज जी, कि पुष्कर धामी उत्तराखंड में अपनी सीट हार गए हैं, हरीश रावत भी हार गए हैं। अब ये देखिए, लोकतंत्र की विचित्र बात है, हिस्ट्री तो बनने जा रही है उत्तराखंड में, क्योंकि फ्लिप स्टेट है, उसके बाद भी बीजेपी दोबारा जीत रही है, लेकिन धामी जी हार गए। मिश्रा जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो गजब मुझे लग रहा नहीं, हरीश रावत जी का तो कंफ्यूजन था, चूँकि उन्होंने सीट बदली और वो रामनगर से आखिरी समय में उनको बदलना नहीं था, पहले से तैयारी करना चाहिए। लेकिन धामी जी का तो गजब हुआ। मुझे लग रहा है कि इसका मतलब उन्होंने सावधानी नहीं रखी होगी अपनी सीट के बारे में, और उन्होंने काम किया है, इस पर सवाल बहुत ज़्यादा नहीं उठाए जा सकते। लेकिन अब तो ये वाकई ये सवाल उठने लगा है कि उनकी लोकप्रियता कम थी। नहीं, लेकिन मनोज जी, ये सवाल उठेगा, ये सवाल पूछा जाएगा विनय जी, क्योंकि युवा चेहरा कह के पार्टी ने मुख्यमंत्री उन्हें बनाया था। अगर वो चुनाव हार गए हैं, जाहिर तौर पर सवाल पूछा जाएगा, कहाँ कमी रह गई। देखिए, मैं आपको एक इतिहास जी संतोष जी एक आपको इतिहास का एक उदाहरण बताता हूँ। शेरशाह सूरी पूरे भारत विजय कर चुके, यहाँ हुमायूं उनके डर से भागे फिरते थे,
उनका क्या हुआ इतिहास में कम लोग जानते हैं। मैं जिस जिले से आता हूं, बिहार से, कैमूर की, वहीं की कहानी है सासाराम की, कि वो अपने जिले में गए और एक महिला वॉरियर थी, सिंगी देई, आदिवासी थी, उरांव जनजाति की, रोहतासगढ़ की रानी थी, उनसे हारे और एक बार नहीं 3 बार हारे। उनके जीवन का फ्रस्ट्रेशन यही रहा कि दिल्ली जीत गए और जाकर के अपने घर में हार गए। ये शेरशाह सूरी का विनय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इन 5 राज्यों के चुनाव का। चाहे पंजाब की मैं बात करूं, उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो बड़े बड़े नेता इस बार चुनाव हारे हैं। जी संतोष जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं उत्तराखंड में जो अभी आप सवाल कर रहे थे पुष्कर सिंह धामी को हारने को लेकर के, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि भाई आप अगर बीसी खंडूरी वाला एक एग्जाम्पल देखें, जिस समय उनको पहले हटाया गया था, फिर दोबारा उनको बनाया गया था, उसके बाद जो भीतरघात हुआ, वो कोटद्वार से चुनाव हार गए थे और इसी वजह से बीजेपी 1 सीट से पीछे रह गई थी और बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी उस वक्त। इस बार भी सबसे पहले चीज जो समझने की जरूरत है वो है कि स्ट्रेटजी और सोच क्या है। अक्सर ये कहा जाता है, अभी रिसेंटली पीएम से एक सवाल पूछा गया था एक परिचर्चा में कि भाई आपने पुष्कर सिंह धामी पे दाव खेला। दाव वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूं, दाव शब्द इस्तेमाल किया गया तो पीएम ने कहा, एकदम स्टॉप किया कि दाव नहीं। उनका कहने का मतलब यह था कि बीजेपी कोई दाव नहीं खेलती। बीजेपी रणनीति के तहत एक चीज सामने लेके आती है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है उस पर मंथन करती है, उसको परसू करती है। यही चीज गोवा में प्रमोद सावंत वाली बात है। प्रमोद सावंत को जो बनाया गया, विधानसभा स्पीकर हुआ करते थे पहले, फिर उनको सीएम बनाया गया और उनको आगे बढ़ाया गया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। अभी भी इस समय आप तमाम विश्लेषण को देख ले, उत्तराखंड में अगर बीजेपी की बढ़त आई है तो वो चेहरा बदलने वाली बात को लेकर के भी, कि चेहरा बदला गया लेकिन वही चेहरा हार जाता है। जी राइट। बीसी खंडूरी बहुत अच्छे चेहरे थे लेकिन हार जाते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं भीतरघात, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हुआ था। मैं इसके पीछे एग्जांपल ये दे रहा हूं आपको कि हुआ क्या था। जो एक जब त्रिवेंद्र सिंह रावत हटाए गए थे, उसके बाद तीरथ सिंह रावत क्यों लाए गए, और फिर तीरथ सिंह रावत इसलिए हटाए गए कि भाई चुनाव संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव संभव नहीं था, उसके कुछ 1 महीने बाद ही फिर वो बाकी जगह चुनाव हुए। चुनाव संभव था, लेकिन जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत हटाए गए उसके बाद जब तीरथ धामी को लाने की सोच बनी थी, लेकिन चूंकि वहां पे जो स्टेट में जो कुछ नेता थे, एक वहां सैबोटाज वाली स्थिति बन रही थी, ऐसे में स्टॉप गैप मैनेजमेंट के तौर पे तीरथ सिंह रावत लाए गए थे। और तीरथ सिंह रावत जब चुनाव के नाम पे कि चुनाव नहीं हो सकता ये कह के उनको माइनस किया गया और फिर पुष्कर सिंह धामी लाए गए। जी बिल्कुल, लेकिन ड्राइवर बदले, लेकिन गंतव्य जरूर थी। जी बिल्कुल, डेस्टिनेशन तो मिल गया बीजेपी को। बट मनोज जी, लेट्स ट्राई टू रैप अप दिस डिस्कशन एंड मेक सेंस ऑफ इट in terms of national politics. जी बिल्कुल। Mr. Singh, I'd like to understand. Now, several Rajya Sabha seats would be up for grabs. Now that the results that we have, this government we know is known for big bang reforms. It says it's a bitter pill, but you'll get the advantage. Now, what would be the impact of these results on the composition of Rajya Sabha, A, on the politics of this country, B, and C, the policies for the people? I think in UP, if you talk about UP, so Yogi ji has come for the second time, and I think you will see a very different Yogi or a very different kind of CM or a more powerful CM or a more focused and more reformative CM this time. So if you talk about Goa, again the same thing I can say over there. I'm happy about Manipur, that it's a border state. It was known for notorious kind of activities, but it is just not a makeover of makeover of Manipur in the national perspective. But yes, Manipur is doing good. It is a stable government. Law and order is good. Everything is good. And again, we will have to be more vigilant on Punjab thing. Because there are serious doubts. So there's an update that Channi has lost both his seats. Please go ahead. So they are only left with 2 options. Either they will go for reforms, which is not possible because people they are not ready for the reforms. And if they are going for the freebies, so the state exchequer is not ready for that. So I think it will be a surprise for us also if they opt for any third way out. But if they, I think only 2 options are available, and I think
मिश्रा I जी don't 60 see सेकंड any है मेरे future in पास, this. किस तरह से shape दो up बातें होगी? आएंगी जी जो मुझे सबसे ज्यादा, एक तो योगी जी का राजनीतिक कद बढ़ेगा जी, आई थिंक दैट्स अ और बिग लोग टेकअवे। मान के चलेंगे कि 2024 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं अगर उन्होंने के विकल्प के 24 के बाद के चुनाव के लिए जो तलाशा जाएगा, तो चूंकि अभी योगी जी की उम्र कम है तो एक संभावना, वो भी चर्चा जैसे आज नारे लग रहे थे, ये मतलब हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा। जी, बिल्कुल। दूसरा जो पंजाब चुनाव के बाद जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा भी, चूंकि एक पार्टी जो 2 राज्यों में सरकार चला रही है, प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में होगी, जिसकी आज घोषणा उनके दल के एक बड़े नेता ने आज कर दी। Absolutely, and we'll have to see which party actually articulates the aspirations of people of India. On that note, thank you so much for joining us, Mishra ji, Santosh Kumar ji, and Binay Singh ji. Stay tuned to Sunset TV for continuous coverage of Verdict 2022. What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sunset TV. आज बात करेंगे भारत के संसद के बारे में। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। सरकार के पास संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। सरकार जब सत्र बुलाना चाहती है तब राष्ट्रपति के पास अनुशंसा पत्र भेजकर सत्र बुलाने की स्वीकृति हासिल करती है। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद सत्र बुलाने का प्रावधान है। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। आमतौर पर भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र साल का सबसे पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है, जो आमतौर पर जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में शुरू होकर अप्रैल तक चलता है। बजट सत्र 2 भागों में चलता है। आमतौर पर पहला भाग बजट पेश करने का और दूसरा भाग उस पर चर्चा करने के लिए होता है। बीच का अंतराल इसलिए होता है ताकि सांसद, संसदीय समितियां बजट के प्रावधानों को समझ सकें और उसके बारे में अगले भाग में चर्चा कर सकें। मानसून सत्र दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र है, जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। ये सत्र सबसे कम दिनों का होता है। खास बात यह है कि इन तीनों सत्रों के अलावा किसी भी आपातकाल या किसी खास मौके पर विशेष सत्र बुलाया जाता है। No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sunset TV.